जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? हमने बायोलॉजी की 2 क्लासेस कर ली हैं और हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है? जिसमें बेसिक सेल के बारे में सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं और क्लासिफ़िकेशन हमने प्लांट तक ख़त्म कर लिया, ठीक है? आज की जो क्लास होगी इसमें हम 3 चैप्टर और ख़त्म करेंगे जिसमें प्लांट मॉर्फ़ोलॉजी, एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी के कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है? अभी तक आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जा कर के देखिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बेसिक्स ऐसी चीज़ें हैं, जो अगर आप उसको नहीं समझे, तो फिर आपके आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं, उनमें आप बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं आपको, ठीक है? पहले आप बेसिक सारी चीज़ें क्लियर रखें, तो पढ़ते रहें सारी क्लासेस तो फ़ायदेमंद होने वाली है। आज का जो पहला चैप्टर है वो है मॉर्फ़ोलॉजी, ठीक है? बहुत बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मॉर्फ़ोलॉजी क्या होता है सर? जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा-सा ध्यान रखें कि सारी बातें हिंदी में भी लिखी गई हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक-एक करके। पहला चैप्टर है वो है मॉर्फ़ोलॉजी की। मॉर्फ़ोलॉजी की बात करें तो आखिर मॉर्फ़ोलॉजी होता क्या है? सबसे पहला सवाल। देखो, मॉर्फ़ोलॉजी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक तरह का अध्ययन है। कैसा अध्ययन? जब किसी जीव-जंतु, पेड़-पौधे किसी चीज़ का, ठीक है? उसके बाहरी स्ट्रक्चर जो भी बाहर से दिख रहा है, जैसे तुम्हारे बाहरी स्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारे हाथ, पाँव, स्किन, माथा, सर, जो भी बाहर से दिख रहा है। तो वो जो भी बाहरी स्ट्रक्चर है, जो बाहर से दिख रहे हैं, उनका जब अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम मॉर्फ़ोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम पेड़-पौधों की बात करें, तो पेड़ में तुम्हें बाहर से क्या दिखता है? सारी चीज़ जैसे पत्तियाँ, फूल, उसके तने, ठीक है? फल, ये सारे जो बाहर-बाहर से दिख रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, उन सब के अध्ययन को हम मॉर्फ़ोलॉजी कह देते हैं। समझ आ गई बात? आगे बढ़ें, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में ये मदद करता है। कैसे? कि जब तुम पहचानोगे नहीं कि भाई इसका फूल ऐसा होता है, इसकी पत्तियाँ ऐसी होती है, इसका डंठल ऐसा होता है, इसके जड़ें ऐसी होती हैं, ठीक है? तो पहचानोगे तो उसको क्लासिफ़िकेशन करने में आसानी होगी और कई सारी मदद मिलती है इससे, ठीक है? तो उसके लिए मॉर्फ़ोलॉजी का पूरा सेक्शन बनाया गया। अब सर मॉर्फ़ोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो मॉर्फ़ोलॉजी में देखो बाहर से पेड़-पौधे की क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती है मुझे ज़रा बताना। 2 चीज़ें, एक जो ज़मीन के नीचे वाले पोर्शन है जिसको हम रूट सिस्टम कह देते हैं या पूरा का पूरा जड़ तंत्र कह देते हैं, ठीक है? और जो ज़मीन के ऊपर है, सतह के ऊपर जो तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही है उसको हम शूट सिस्टम कह देते हैं। अब इस शूट सिस्टम में क्या-क्या आता है? जैसे एक तो तना, जो मेन डंडा दिखता है कि हाँ भाई ये गया, बड़ा होकर के पेड़ बन गया। दूसरा जो पत्तियाँ दिख रही हैं, तुम्हें फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें, कलियाँ दिख रही हैं, सारे के सारे जो बाहर दिख रहे हैं सब शूट सिस्टम में आ जाते हैं। नोड और इंटरनोड ये 2 चीज़ें क्या होती हैं? नोड का मतलब होता है जैसे पेड़ में तुमने देखा होगा इससे गाँठें बनी होती हैं, ठीक है? जहाँ से क्या होता है तना निकलता है नया, ठीक है? इसमें से डंडियाँ निकलती हैं या पत्तियाँ निकलती हैं। तो इन गाँठों को या ये जो बिंदु जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, इनको नोड कह देते हैं। और 2 नोड के बीच के स्पेस को, जगह को हम इंटरनोड कह देते हैं। समझ आ गई बात? तो हम एक-एक करके इनके सारे पार्ट को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। सबसे पहला पार्ट है, वो है रूट सिस्टम, ठीक है? रूट सिस्टम की बात करें, जड़ तंत्र, बचपन से पढ़ते आ रहे हो और देखा भी होगा कि पेड़ का जड़ कैसा होता है, क्या होता है। मैं थोड़ा-सा वैसी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, जब तुम बीज डालते हो खेत वगैरह में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। ये जैसे मान लो एक बीज हो गया, तो बीज जब अंकुरित हो जाता है ना, इतना तो तुम्हें पता होगा। तो अंकुरित होने के बाद क्या होता है कि एक जो डंडी होती है वो ऊपर की तरफ निकलती है और एक डंडी होती है वो नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है? ऐसे ही होता है पेड़ों में। पेड़ में जब क्या होता है कि बीज तुमने डाला, ऊपर से छिलका हटता है और उसके बाद अंकुरित होकर के एक जो डंडी है वो नीचे जाता है और एक ऊपर की तरफ जाता है। ये जो नीचे की तरफ डंडी जा रही है, ये आसमान में तो जाएगी नहीं, ये कहाँ जाएगी? ज़मीन में। तो ज़मीन में जाकर के क्या बनाएगी? थोड़ा सोच के देखो, जड़ बनाएगी, ठीक है? यही बड़ा होकर के जड़ बनाती है और जो ऊपर जा रही है, बड़ा होकर के तना बनाती है। तो ये जो शुरुआत में निकली और बड़ा होकर के जड़ बनेगी, इसको हम नाम देते हैं रेडिकल। क्या नाम देते हैं? रेडिकल। यानी तुम इसको कह सकते हो कि यही रेडिकल, बचपन का नाम उसका रेडिकल और बड़ा होकर के वही रूट बन जाता है। और ये जो ऊपर की तरफ निकला, इसका नाम होता है प्लूम्यूल। क्या नाम होता है? प्लूम्यूल। देख लो स्पेलिंग इसका, प्लूम्यूल इसका नाम होता है और यही बड़ा होकर के शूट सिस्टम कहलाता है। कहोगे कि सर ये हाइपोकोटाइल क्या है? देखो, शुरुआत में ना ये प्लूम्यूल नहीं निकलता है। शुरुआत में जो पार्ट निकलता है उसको हाइपोकोटाइल ही कहते हैं।
ठीक है। सबसे बचपन का नाम हाइपोकोटाइल, जब चलना शुरू कर दे तो उसका नाम प्लीमूल, और जब दौड़ना शुरू कर दे, बड़ा हो जाए तो कहलाता है शूट। समझ आ गई बात? तो ये 2 पार्ट हो गए और दोनों चीज़ें आपने समझ ली। अब आ जाते हैं रूट के बारे में थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं डिटेल। रूट कैसा होता है? तो अंडरग्राउंड होता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है सर? कि नॉन ग्रीन होता है। क्या आपने रूट को हरा देखा है? बहुत कम चांसेस है आपको रूट्स हरे दिखाई देंगे, जड़ें हरी दिखाई देंगी, बहुत कम चांसेस है। उसके अलावा डिसेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम डिसेंडिंग पार्ट कह देते हैं। ठीक है? इतनी बातें समझ आ गई आपको? और इसका काम क्या है? इसका मेन काम है ज़मीन में क्या-क्या चीज़ें हैं? पानी है, वाटर है, मिनरल्स है, उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना और पूरे पेड़ के हर पार्ट में, हर हिस्से में पहुँचा देना, ये रूट का काम होता है। और आगे बढ़ें तो कुछ और भी काम होते हैं, जैसे स्टोर करने का काम। क्या स्टोर करता है? मिनरल्स स्टोर करता है, खाना स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, ये सारी चीज़ें करता है। उसके अलावा क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है। कंडक्शन का मतलब ये है कि भाई जो नीचे से मिनरल्स, वाटर लेकर के एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर बात करें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता है कि बचपन में तुमने देखा होगा या तुम्हारे गाँव वगैरह में देखा होगा, क्या करते थे कि पेड़ के जड़ को थोड़ा-सा काट लेते थे या तोड़ लेते थे और जाकर के अपने घरों में लगा देते थे और फिर वो नया पेड़ बन जाता था। तो जब पेड़ के किसी हिस्से को आप काट लेते हो, तोड़ लेते हो, ले आकर के उसको अलग जगह पर लगा देते हो और उससे एक नया पेड़ बन जाता है, तो उसको हम बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा ना प्लांट का, तो उसमें बहुत डिटेल में इसकी बातें होंगी। खैर, अभी और चीज़ें जान लो, जैसे एक शब्द होता है जियोट्रॉपिज़्म। क्या होता है जियोट्रॉपिज़्म? जियो शब्द का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, ठीक है? ट्रॉपिज़्म का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है? टुवर्ड्स अट्रैक्शन। तो अगर एक बात बताओ, जड़ कैसे होता है? ये ज़मीन की सतह है। जड़ जो होता है ये ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर या ज़मीन से दूर जाता है? ज़मीन के अंदर जाता है ना? तो अगर ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो हम इसको पॉज़िटिव जियोट्रॉपिज़्म कह देते हैं, ठीक है? और अगर ये ज़मीन से दूर जाता, मिट्टी से दूर जाता, अर्थ से दूर जाता, तो इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज़्म कह देते हैं। तो ज़रा बताना मुझे रूट कैसे होता है, पॉज़िटिव या नेगेटिव? पॉज़िटिव जियोट्रॉपिज़म होता है क्योंकि ये ज़मीन की तरफ जाता है, ठीक है? सो ये बातें हो गई। उसके अलावा अगर कोई चीज़ सन ऊपर से आ रहा है, सन की लाइट ऊपर से आ रही है, ठीक है? तो सन के लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़्म। फोटो का मतलब लाइट और ट्रॉपिज़्म का मतलब उसके टुवर्ड ग्रो। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट सूर्य के लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कह देंगे, और उससे दूर कर रहा है तो नेगेटिव कह देंगे। ज़रा मुझे एक बात बताइए, ये जो जड़ है, ये सूर्य की रोशनी की तरफ जाता है या उससे दूर जाता है? उससे छुपने की कोशिश करता है, इसलिए क्या करता है? ज़मीन के अंदर घुस जाता है। तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़्म दिखाता है। इतनी बात समझ आ गई? और तुम देखे होंगे कि ये जो जड़ें होती हैं, इस जड़ पे हल्के-हल्के ऐसे रेशेदार रेशेदार बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कह देते हैं। ठीक है? ये कहाँ से निकलती है? एपिडर्मिस से निकलता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो। जो सबसे ऊपरी परत होती है ना रूट की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उस एपिडर्मिस में से ये जो बाल निकल रहे हैं रूट के, जिसको रूट हेयर कह देते हैं, इनका अ, उत्पत्ति देखने को मिलता है। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें रूट रूट में। अब देखो रूट में और कुछ बातें। जैसे रूट के स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना के आधार पर इसको मुख्यतः 3 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से हैं? पहले का नाम है टैप रूट, दूसरे का नाम है फाइब्रस रूट और तीसरे का नाम है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट की बात करें अगर हम, तो टैप रूट का हिंदी होता है मुख्य जड़ या मुसला जड़। कैसा होता है जरा देखना, ये पहला वाला फोटो देखो। इसमें तुम देख रहे हो कि एक एक जड़ बिल्कुल मोटा सा गया हुआ और इसके आसपास बिल्कुल पतले-पतले से हैं। ये जो मेन जड़ दिखाई देता है ना, ऐसा कोई पेड़ पौधा जिसमें एक मोटा मेन जड़ जाता हो अंदर जमीन में, तो उसको हम कह देते हैं टैप रूट या मुसला जड़। किसमें देखने को मिलता है सर? तो ये मस्टर्ड में देखने को, यानी सरसों के पौधे में, मटर के पौधों में देखने को मिलता है। और इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? रेडिकल से होती है, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा होता है फाइब्रस रूट। नाम से ही लग रहा है सर फाइबर के जैसा होगा। तो ये बी वाला फोटो देखना जरा। इसमें देखो एक मेन जड़ नहीं है, एक कोई मुसला जड़ नहीं है, कई सारे ऐसे रेसे 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 जैसे जड़ें निकली हुई हैं। तो उसको हम फाइब्रस रूट कह देते हैं। ठीक है? ये कहाँ से निकलते हैं? ये भी स्टेम के नीचे वाले हिस्से से निकलते हैं बहुत सारे। ठीक है? और इसके उदाहरण कौन-कौन से हैं? जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। तीसरा बहुत स्पेशल है, वो है एडवेंटिशियस रूट। भाई साहब ये कैसा रूट है? इसका क्या नाम है? हिंदी में इसको कहते हैं हम अप्राकृतिक जड़।
अप्राकृतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़ों के बारे में तुमने सुना है कि भाई साहब ये कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर में होता है। लेकिन ये ऐसी जड़ें हैं ना जो जनरली ज़मीन के अंदर देखने को मिलती नहीं है। ये क्या होता है, जैसे पेड़ बड़ा हो गया ना, पेड़ बड़ा हो गया, तुमने देखा होगा कि तने में से जड़ें निकल रही हैं। कई सारे ऐसे पेड़ हैं, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण होता है ये प्रॉप रूट वाला। प्रॉप रूट में क्या होता है, तुमने देखा होगा अगर बरगद का कहीं पेड़ हो तुम्हारे आस-पास तो, कि भाई साहब ये मान लो पेड़ है और इसकी जो शाखाएँ हैं, इन शाखाओं में से जड़ें निकलती हैं और ज़मीन में आकर के चिपक जाती हैं, ठीक है? और फिर ये उसको सपोर्ट करने लगती है। तो इस तरह के जड़ को एडवेंटिशियस रूट कह देते हैं। और डिटेल में जाओगे तो इसको हम प्रॉप रूट कह देते हैं। ये क्या करता है कि ये बाद में इसको सपोर्ट करने लगता है, ठीक है? देख रहे हो कितना खूबसूरत चीज़ है प्रकृति। सो इसके उदाहरण भी देख लिया आपने, बनियान यानी बरगद का पेड़, मक्के के पेड़ में पौधे में भी देखने को मिलता है, मनी प्लांट में भी देखने को ये चीज़ मिलता है। ये 3 टाइप हमने देख लिया, अब आ जाते हैं आगे। अब रूट का ना कई सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा कि ये कैसे पतला-सा रूट था। कई सारे रूट ऐसे होते हैं जो ऐसे मोटे हो जाते हैं या अपने काम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसको मॉडिफाइड रूट कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे रूट हैं जो खाना, पानी, मिनरल्स ये सब स्टोर करते हैं। ये देख सकते हो आप, ऐसे रूट हैं जो खाना-पानी स्टोर करते हैं। कौन से ऐसे रूट हैं? जो तुमने कैरट देखा है ना, ठीक है? कैरट हो गया यानी मूली हो गया, तुम्हारा टर्निप, शलजम हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो समझते ही हो। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई, ये सब क्या करते हैं? खाना वगैरह स्टोर करते हैं और ज़मीन के नीचे होते हैं। दूसरा कौन-सा रूट? मैंने आपको बताया प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। कैसे? वो शाखाओं में से निकलता है और ज़मीन से जुड़ने के बाद सपोर्ट करने लगता है, जैसा मैंने आपको बरगद के पेड़ में बताया, बनियान ट्री में बताया। एक होता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट भी क्या होता है? ये भी सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे तुमने मक्के में देखा होगा, मक्के में या गन्ने में, दोनों में देखा होगा, ये जो इसकी गाँठें बनी होती हैं, जो नोड्स बने होते हैं, वहाँ से ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जड़ें निकलती हैं, ठीक है? कई सारी जड़ें निकली होती हैं, कई सारी जड़ें निकलती हैं। तो ये भी इसको सपोर्ट करने का काम करता है और ये स्टिल्ट रूट कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लो, एक क्लाइंबिंग रूट देख लो। क्लाइंबिंग नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई तना है उसको दीवार वगैरह पे चढ़ने में मदद कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे रूट को हम क्लाइंबिंग रूट कह देते हैं। जैसे बीटल, पान वगैरह का पौधा हो गया, ये भी एक तरह का वही लता होता है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी और पैरासाइटिक रूट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पैरासाइटिक रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे चीज़ पर, दूसरे जगह पे अपने आप को रख करके उससे अपना खाना-पीना, मिनरल सब कुछ ग्रैब करता है, लेता है। इसका उदाहरण कौन है? कैस्कुटा प्लांट, ठीक है? कौन है? कैस्कुटा प्लांट, ठीक है? इसके अलावा एक एपिफाइटिक रूट होता है। एपिफाइटिक रूट क्या कर देता है कि जब आप इसको रखोगे ना, तो आस-पास में, एटमॉस्फेयर में जितने भी मॉइस्चर हैं, मतलब पानी है, पानी के कण हैं, उन सबको क्या कर देता है, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है और आस-पास में क्या हो जाता है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी खत्म कर देता है ये, ठीक है? इसलिए इसका नाम है एपीफाइटिक। उदाहरण कौन-सा है? ऑर्चिड का पौधा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये मॉडिफाइड रूट के वो सारे जो मैंने आपको बताया उसके एग्ज़ाम्पल, जैसे ये 4 देखो, ये सारों ने क्या करा है, खा-खा के मोटे हो गए हैं, मतलब स्टोर कर लिया फूड को। देख रहे हो ना, सारे मोटे हो गए। जड़ ऐसे थोड़े होते हैं, ऐसे पतले-पतले से होते हैं। लेकिन इन्होंने खाना वगैरह स्टोर कर लिया तो मोटे हो गए। अब इनके रूप के आधार से अलग-अलग नाम दे दिए गए, जैसे ये कोन जैसा दिख रहा है। आइसक्रीम खाते हो ना कोन वाला, तो कोन जैसा दिख रहा है तो कोनिकल रूट। एग्जाम्पल आसान है, कैरट, सी से कोनिकल, सी से कैरट, सी से कोनिकल, ठीक है? रेडिश वाले में क्या है, ये एक अलग शेप होता है। रेडिश मतलब क्या होता है? मूली। मूली में क्या हो जाता है? कैरट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली। तो रेडिश में क्या होता है? फ्यूसिफॉर्म होता है। टर्निप जो है, जो ऐसा मोटा-सा दिख रहा है, ज़्यादा खा करके जमा किया हुआ है, ठीक है? तो इसको हम नेपिफॉर्म कह देते हैं। नैप ले रहा है, खाने के बाद सो जाते हैं। ट्यूबरस रूट की बात करें तो स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल होता है। ये सारी बातें आपको बता दी मैंने। ये रहा आपका बनियान ट्री, जो मैंने आपको बताया था, ऐसा बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है। जिन्होंने नहीं देखा, शहर वाले बच्चे हैं वो भी देखें। ये ऐसे इससे शाखाएँ निकली होती हैं और वहाँ से एक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देख सकते हैं कि ये जड़ें निकलती हैं और निकल के जाके बाद में ज़मीन से जुड़ जाती हैं और फिर इसको सपोर्ट करने लगती है। इसको हम क्रॉप रोट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, एक पौधा ऐसा भी है, एक पेड़ ऐसा भी है जिसमें जड़ नहीं पाया जाता। तो जो पौधा, जो पेड़ जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, उसको लेमा कह देते हैं। क्या कहते हैं? लेमा कह देते हैं, ठीक है? अब हमने रूट सिस्टम देख लिया, हम ज़रा शूट सिस्टम देख लेते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर की तो बातें हमने देख ली कि भाई साहब पेड़ क्या कर रहा है अंदर बैठा। ज़रा ऊपर की बातें देख लेते हैं, भाई ऊपर क्या-क्या है? तो ऊपर में क्या-क्या तुम्हें दिखता है, ज़रा बताना? कई सारी चीज़ें हैं, पत्तियाँ, उसकी तना, फूल, फल, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। सारे पार्ट को एक-एक करके पढ़ते हैं। तो शूट सिस्टम की बात करें, तुम्हें पता है एरियल पार्ट होता है, मतलब जो ज़मीन के ऊपर हवा में हमारे को दिखाई दे रहा है, वो वाला पार्ट होता है।
ये कहाँ से डेवलप होता है? तो ये प्लीमूल वाले हिस्से से डेवलप होता है। वो कहाँ से हो रहा था? आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है? तो वहाँ से डेवलप हो रहा था। इसके अलावा इसमें क्या-क्या आ जाता है? स्टेम आ जाता है, ब्रांचेज़ आ जाती हैं, पत्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है? और कलियाँ आ जाती हैं, फूल-फल सारे आ जाते हैं, जो भी तुम्हें बाहर ज़मीन के ऊपर दिख रहा है। इनके मेन काम क्या हो जाते हैं? पूरे पेड़ को सपोर्ट करना, मिनरल्स, वाटर को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुँचाना, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कराना मतलब खाना वगैरह बनाना और रिप्रोडक्शन करना। ये सारे 3-4 काम होते हैं जो इनके मेन काम है। एक-एक करके ज़रा हम इनके इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है वो है स्टेम, हिंदी में इसको तना कह देते हैं। तो जैसे ये पेड़ है, जैसे मान लो ये ज़मीन है, ये जड़ है। तो जो एक मोटा-सा पार्ट निकलता है ना पेड़ का, सबसे मेन पार्ट जिस पे शाखाएँ आती हैं, तो इस मेन पार्ट को हम स्टेम कहते हैं, ठीक है? मेन पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। जनरली हरा होता है और बाद में इस पर क्या आ जाते हैं? छाले आ जाते हैं, ठीक है? छाले आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। इस पर गाँठें बनी होती हैं जिसको नोड्स कह देते हैं और उन 2 गाँठों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड कह देते हैं, ठीक है? और एक्सिलरी या टर्मिनल बड होता है। एक्सिलरी बड जैसे मान लो ये एक शाखा निकली, तो जस्ट इसके पास में अगर कोई कली खिल रही है, जस्ट इसके पास में, तो हम उसको एक्सिलरी बड कह देते हैं। और अगर बिल्कुल लास्ट में जाकर के कोई कली निकल रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल बड कहते हैं, टर्मिनल कली कह देते हैं। बिल्कुल, ठीक है? दूसरा बात ये कि ज़रा एक बात बताना, ये ज़मीन के तरफ ग्रो करता है कि ज़मीन से दूर ग्रो करता है? तो ज़मीन से दूर ग्रो करता है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव जियोट्रॉपी कहते हैं। और ये सनलाइट के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है? स्टेम के बारे में इतनी बात समझ आ गई। सो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके फंक्शन क्या-क्या होते हैं, इसके कार्य क्या-क्या होते हैं, थोड़ा समझना। स्टेम का मेन काम क्या है? देखो इसका काम है पूरे पेड़ को सपोर्ट देना। ये मेन वही है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं ना, वो ये है। तो ये मेन काम है, इसी पर जो भी बनना है, बिगड़ना है, सब इसी पर होगा। तो मेन काम है इसका सपोर्ट करना। सारी पत्तियाँ, सारे फल, फूल, तने, लते सब इसी पर बने हुए होते हैं, ठीक है? कंडक्शन मतलब मेन पाइप जो जाता है खाने-पीने का, वो सब इसी से होकर के गुजरता है, जो जाइलम फ्लोएम हम आगे पढ़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? कई सारे ऐसे स्टेम हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस कराते हैं। मेनली कौन कराता है? पत्ता। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेम हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस कराते हैं। जैसे एक ओपुंशिया जिसको नागफनी का पौधा कहते हैं। देखा होगा काँटा होता है जो। उसमें फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट स्टेम से होता है। स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक है? अभी हम देखेंगे स्टोरेज वाला। प्रोपेगेशन का काम करते हैं। देखो स्टेम मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे रूट मॉडिफाई होता है, उसके अपने-अपने काम के हिसाब से अपने रूप बदल लेता है, वैसे ही स्टेम अपने काम के हिसाब से अपने रूप बदलता है। जैसे ज़मीन के अंदर 3-4 अलग-अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे, जैसे एक का नाम है राइज़ोम, जो तुम जिंजर, गार्लिक देखते हो ना, और टर्मरिक देखते हो, गार्लिक नहीं, टर्मरिक, जिंजर मतलब अदरक, हल्दी जो देखते हो, अजीब-सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। स्पेशली उसका क्या नाम होता है? राइज़ोम, हिंदी में प्रकंद कह देते हैं उसको। उसके अलावा एक होता है रूप जिसका नाम है ट्यूबर। क्या नाम है? ट्यूबर। ये क्या हो जाता है कि मोटा हो जाए, आलू बन जाए खा कर के, ट्यूबर बन जाए, ठीक है? तो उसको हम ट्यूबर कहते हैं। कॉर्म हिंदी में कहते हैं धनकंद, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल होता है कैलोकेसिया। इसमें क्या होता है? वर्टिकल स्वॉलन हो जाता है, मतलब ऐसे लंबा-सा फूल जाता है, लंबा-सा फूल जाता है। और बल्ब, बल्ब मतलब प्याज वगैरह देखते हो ना कैसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, गार्लिक हो गया मतलब लहसुन, प्याज, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बल्ब जैसा होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। ये सारे के सारे अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो हवा में हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब एरियल हैं, सेमी एरियल हैं, तो उन सब के एग्जांपल मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो रखे। जैसे रनर एक तरह का रूप होता है उसका। वो कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड पर पाया जाता है। जैसे घास वगैरह आप देखते हैं ना, तो वो सारे इसके एग्जांपल हैं। क्लाइंबर, टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या होता है? जैसे तुमने देखे होंगे घरों में जब लोग लतें लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो दीवार से चिपकता है और इसको चढ़ाने में मदद कर देता है, ठीक है? तो उसको हम टेंड्रिल कह देते हैं, ठीक है? या जो थॉर्न देखते हो, काँटे देखते हो कई सारे पेड़-पौधों में, वो भी इसी का एक मॉडिफिकेशन है। एग्ज़ाम्पल है इसका बोगनविलिया या ककरबिट्टा, ठीक है? ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन देख लो ज़रा, ये देखो राइज़ोम, राइज़ोम तुम देखे ही होगे अदरक अदरक को, और ट्यूबर हो जाता है, किसमें हो जाता है? आलू में, पोटैटो में, तो ऐसा दिखता है। ब्रायोफाइलम एक होता है लीफ ब्रायोफाइलम, इसमें क्या हो जाता है आप देख सकते हो पत्ती के अंदर से ही ये मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हम देखेंगे जब लीफ आएगा तब। ये रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो वाला, ठीक है? ये रूट का है। अनियन और ये तो मैंने आपको बता दिया, चलो।
अब हम आ जाते हैं पत्ती पर। 2 पार्ट हमने देख लिया, अब तीसरा पार्ट देखते हैं पत्ती का, लीफ का। जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए है। तुम यहाँ बैठ कर के 12वीं 11वीं का कोर्स नहीं कर रहे हो, तो हम इम्पोर्टेंट देखेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है। लीफ, पत्ती सबको पता है क्या होता है, ये तुम देख सकते हो, इसका फिगर मैंने लगाया हुआ है, एक तरीके का लेटरल फ्लैटेन, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है? और इसका मेन काम जो पत्ती का होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, ठीक है? ये क्या कर देता है, जो सूर्य से रोशनी आ रही है उसका इस्तेमाल करके ये खाना बना देता है भैया, और वो खाना बना करके पूरे पार्ट में पहुंचा देता है। दूसरा इसका काम है ट्रांसपिरेशन कराना, हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, इससे क्या है, जैसे मान लो पेड़ के अंदर पानी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो पानी को इसमें हवा से निकाल देना, ठीक है, हवा में इसको निकाल देना, उसको हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। अच्छा, जरा इसके पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक पत्ती है मान लो, ठीक है, ये एक पत्ती है, ये हो गया क्या, मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम जो लता जा रहा है, तना जा रहा है, उससे निकलता है पत्ती, तो मेन स्टेम। जो स्टेम को पत्ती से एक डंठल जोड़ती है ना, उसको हम पेटियोल कह देते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कह देते हैं। ये बड़ा सा जो पत्ती का आपको दिखाई दे रहा है ना, चौड़ा सा ये, तो इसको हम लीफ बेस कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मोटा सा ऐसे डंडी जाता है इसके बीचों बीच से, देखा होगा आपने, इसको हम मिड रिब कह देते हैं। क्या कहते हैं, बीच में है तो मिड, और रिब मतलब जैसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी को हम रिब कह देते हैं, तो वैसे ही है ये। तो ये हो गया आपका मिड रिब। उसके अलावा अगर हम बात करें, मिड रिब इसको कहते हैं जो सीने की हड्डी होती है, माफ करना। वेन की बात करें तो जो इस मिड रिब से जो मेन ये गया हुआ है, इससे जो नसें जैसे निकल रही हैं, इसको हम वेन कह देते हैं, ठीक है। और इससे भी पतली 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 और सारी चीजें निकलती हुई दिखाई देती है, उसको हम वेनियोल कह देते हैं, ठीक है। और जो किनारे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये एज वाला, इसको हम मार्जिन कह देते हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको हम टिप कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। उन सबके कुछ पार्ट हैं, जैसे लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया, लैमिना हो गया, वेंस हो गया, उन सबको यहाँ पर लिखा गया, उनके एग्जाम्पल लिखे गए हैं, मैंने आपको बता दिया वैसे। अब पत्तियों का मेन फंक्शन क्या होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या काम है, कि जो लाइट आ रहा है, जो सूर्य की रोशनी वो ले रहा है, उसका इस्तेमाल करके खाना बनाना, क्योंकि पेड़ पौधों को चाहिए खाना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कोई उसको खिलाने वाला है नहीं। ये काम कौन कर देता है, ये जिम्मा उठा हुआ है पत्ती भैया ने, तो पत्ती भैया ये काम कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, जैसे पानी ज़्यादा हो जाए, मैंने आपको बताया, तो उससे निकालने को या उससे ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तीसरा काम पत्ती क्या करता है, गैस एक्सचेंज का। जैसे तुम्हें पता है ना कि पत्ती पेड़ पौधों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, हर जगह से निकलता है नहीं, वो पत्तियों से होकर के निकलता है। और तुम्हें पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, इन्हीं पत्तियों से लेते हैं, तो ये काम भी कर देता है। चौथा, स्टोरेज या रिप्रोडक्शन का भी काम ये करते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे भविष्य में, चिंता मत करो। जैसे हमने उन दोनों के मॉडिफिकेशन देखे, हम पत्तियों के भी मॉडिफिकेशन देखेंगे। जैसे सबसे बढ़िया मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल का। जैसे तुमने देखा ना, स्टेम भी मॉडिफाई हो जाता है और स्प्रिंग जैसा बना लेता है, वो भी टेंड्रिल होता है। पत्तियों में भी होता है। जैसे मटर वाला जो स्प्रिंग दिखाई देगा ना तुम्हें मटर के पेड़ में, वो पत्तियों का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कुछ कांटे दिखाई देते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी का पौधा है ना, उसमें जो कांटे दिखाई दे रहे हैं वो पत्तियों का है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कैक्टस कहाँ होते हैं, कैक्टस होते हैं तुम्हारे ज्यादातर रेगिस्तानी जगहों पर। तो रेगिस्तानी जगहों पर तुम्हें पता है कि जितना बड़ा पत्ती होगा उसमें से पानी ज्यादा नुकसान होगा, पानी का नुकसान ज्यादा होगा। तो पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, तुमने देखा होगा रेगिस्तानी पेड़ पौधों में पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं या सिकुड़ी हुई होती हैं। और कुछ इतने समझदार हैं कि इनको इतना सिकुड़ा दिया है, इतना इसको पतला कर दिया है कि ये कांटे के जैसे बन गए हैं, जिसको हम स्पाइन कह देते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैक्टस या नागफनी का पौधा। समझ आएगी बात। इसके अलावा कुछ ऐसे पत्तियां हैं जो स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, फूड और वाटर को। जैसे अनियन, जैसे गार्लिक, ये सारे हो गए। एक पौधा ऐसा है जिसका नाम है पीचर प्लांट। उस पीचर प्लांट के पास एक पत्ती है, उसका नाम है पीचर लीफ, ठीक है। कीट भक्षी पत्ती जिसको हम कहते हैं, क्या करता है, ये पत्तियों को खाता है, कीड़ों को खा लेता है, ठीक है। ये पत्ती हो गया, कैसे खाता है, ये पत्ती हो गया, ठीक है। कीड़े इस पर बैठे, कीड़े बैठे, क्या हो जाता है, अब अचानक से ये मुड़ जाता है, पूरा मुड़ करके इसको कवर कर लेता है और कीड़े को अंदर ले लिया और उसको खत्म कर लिया। तो इसलिए हम इसको पीचर लीफ कह देते हैं या पीचर प्लांट कह देते हैं, ठीक है। उदाहरण होता है नेपेंथिस वगैरह, ये पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पेटियोल होता है, ठीक है, कई सारे पेड़ पौधे, इसका पेटियोल भी फोटोसिंथेसिस का काम कर देता है। और भी इसके मॉडिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब जरा वेनेशन पे आते हैं। जो तुमने देखा ना कि भाई साहब पत्तियों में क्या निकले हैं, कई सारे नसें दिखाई दे रही है हमारे को, ये हो गया मिड रिब, और इसके अलावा जो दिख रही है सारी के सारे नसें, ये कहलाती है वेन्स। तो इन वेन्स को अलग अलग रूप के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है।
दो रूप दिए गए, दो कैटेगरी बनाई गई। क्या क्या? एक का नाम है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरे का नाम है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, कैसे होता है जरा समझना। कि नाम से पता चल रहा है, जैसे पहले पैरेलल वाले को समझो। पैरेलल वाले में क्या है कि देख सकते हो कि ये मेन एक मिडरिब है। केले का पत्ता देखा है ना आपने, एक मेन ये जाती है बीच से और ऐसे लाइन से ऐसे नसें निकली होती हैं, वेन्स निकले होते हैं। और ये सब एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो इसलिए हम इसको पैरेलल लिख देते हैं। रेटिकुलेट क्या होता है? जैसे मान लो कई सारे ऐसे पत्ते, जैसे पीपल का पत्ते देखा होगा, उसमें क्या होता है? जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हो? इन्होंने क्या करा है, वेन्स ने मिलकर के जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लिया, तो हम इसको कह देते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। क्या कह दिया? रेटिकुलेट या जालीदार वेनिशन कह देते हैं। जैसे पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, उसमें देखने को मिलता है। पैरेलल कहाँ देखने को मिलता है? गेहूं में, धान में, केले में, उन सब में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा तरीका है, किसी ने बताया, आपका एनसीईआरटी बताता है कि जितने डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब जैसे एक दाने में दो ऐसे पार्ट मिलते हैं। जैसे तुम चना वगैरह को निकालोगे, उसका छिलका हटाओगे तो उसमें देखोगे दो हिस्से में बटा हुआ है वो। लेकिन मक्का में सिर्फ एक हिस्सा होता है, तो जिसमें दो हिस्सा है उसको डाइकोट और जिसका एक ही हिस्सा होता है उसको मोनोकोट कह देते हैं। तो जितने डाइकोट प्लांट है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं, ये देखा गया है जनरली। और जो मोनोकोट प्लांट है उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ और बातें जान लो। जैसे अ, दो और क्लासिफिकेशन बनाई गई, एक का नाम है सिंपल लीफ और एक का नाम है कंपाउंड लीफ। क्या होता है सर? जैसे मान लो ये एक स्टेम से, एक तने से अगर एक ही पत्ती निकली हो, देख रहे हो आप, एक ये पेटियोल निकला और एक पेटियोल से एक ही पत्ती निकली हो, तो हम इसको सिंपल लीफ या सरल पत्ती कह देते हैं। लेकिन इसी तने से आप देख सकते हो पहले एक डंडी निकली और उससे कई सारी पत्तियां निकल गई, इसी डंडी से कई सारी पत्तियां निकल गई, तो हम इसको कंपाउंड लीफ कह देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? बात, इसके एग्जांपल यहाँ लिखे गए। सिंपल लीफ में मैंगो, गुआवा, पीपल आ जाता है। और कंपाउंड लीफ में तुमने देखा होगा नीम में ऐसे कई सारी पत्तियां लगी होती हैं, ऐसे बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं। अब इस कंपाउंड लीफ को या संयोजित पत्ती को दो अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। एक का नाम है पिनेट और दूसरे का नाम है पामेट। बस अंग्रेजी और कुछ नहीं है। पाम का मतलब क्या होता है बताना? PALM। पाम का मतलब होता है हथेली। तो अगर कोई पत्ती तुमने देखा होगा, कई सारे ऐसे होते हैं जैसे एक पॉइंट के बाद से सारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, एक ही पॉइंट से कई सारे ऐसे कट्टे कट्टे निकले होते हैं। तो देख रहे हो आप, हथेली जैसे ना बन रहा है कि ये मान लो हाथ का हथेली होगा और सारी उंगलियां निकली हो, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये कहलाता है पामेट। पीनेट में क्या होता है कि ये जैसे देखा ना आपने कि एक ऐसे मेन डंडे निकले और इससे कई सारी पत्तियां लगी हुई हैं, तो इसको हम कह देते हैं पीनेट। समझ आ गई बात? ये दो तरह की वैरायटी होती है। पीनेट का उदाहरण है नीम का पौधा जो तुमने देखा होगा, और पामेट का उदाहरण है सिल्क कॉटन का पौधा। ठीक है, अब फाइलोटैक्सी जरा समझना। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि पत्तियों का अरेंजमेंट। ठीक है, पत्तियों के अरेंजमेंट के आधार पर इनका बंटवारा किया गया। कैसे? जैसे मान लीजिए एक डंठल है, एक डंडी है, उससे एक पत्ती लेफ्ट में लगी है, फिर एक पत्ती राइट में लगी है, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट। यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर ऐसे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको अल्टरनेट कह देते हैं। अल्टरनेट मतलब पहले एक लेफ्ट है, फिर एक राइट है, फिर एक लेफ्ट है, फिर एक राइट है, तो इसको हम अल्टरनेट कह देते हैं। दूसरा होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब है एक ही नोड से, एक ही बिंदु से, एक ही गांठ से आप देख सकते हो कि दो अलग अलग पत्तियां निकल रही हैं, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट साइड में, एक दूसरे का अपोजिट साइड में, तो इसको हम अपोजिट कह देते हैं। और तीसरा होता है होल्ड यानी वृत्ताकार। वृत्ताकार नहीं होता है, कुछ और ही होता है। होल्ड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि एक बिंदु से पहले दो पत्तियां निकल रही थी, अब दो नहीं, दो से ज्यादा निकलेंगी, तीन चार पत्तियां निकल रही है, तो हम उसको होल्ड कह देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तीनों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल्टरनेट का उदाहरण है चाइना रोज या मस्टर्ड का पौधा। ऑपोजिट का उदाहरण है कैलोट्रोपिस, या अगर हम बात करें तो गुआवा भी उसका उदाहरण है। होल्ड या वृत्ताकार का उदाहरण है एल्स्टोनिया का पौधा। यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट पर, वो है इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर के बारे में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ो। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है सर? क्या होता है जरा बताना। तो जैसे तुम्हारे पेड़ पौधे में अलग अलग फूल का देखा होगा, अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। बहुत खूबसूरत है ना नेचर। ये देख सकते हो, ये एक पेड़ है, क्या इस पर जैसे फूल लगे इस पर भी सेम वैसे ही फूल लगे? नहीं सर, दोनों पर अलग अलग तरीके से फूल लगे हैं। तो फूलों के लगने के या फूलों के अरेंजमेंट के जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कह देते हैं। सिंपल। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले का नाम है रेसिमोज, हिंदी में कहते हैं अपरिमित पुष्पक्रम। ठीक है, क्या होता है रेसिमोज सर? जैसे जैसे मान लो कि एक एक्सिस है या एक डंठल है, वो निकला और वो आराम से ऐसे ग्रो करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और साइड साइड में क्या हो गया, फूल आते रह गए, पत्तियां आते रह गई, फूल आते रह गए, पत्तियां आती रह गई।
तो इसको हम कह देते हैं क्या, रेसिमोज। मतलब ये इनफाइनाइटली ग्रो कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। और जो पत्तियां हैं ये साइड साइड में आती हैं, जिसको हम एक्रोपेटल कह देते हैं, सेंट्रीपेटल कह देते हैं, साइड साइड में आती है। और जो यंगर फ्लावर्स हैं मतलब जो नए फूल हैं वो ऊपर ऊपर आते हैं, देख रहे हो ये ऊपर में है। और जो पुराने फूल हैं वो कहाँ आते हैं, अ, वो आ जाते हैं आपके सेंटर में, ठीक है। वो कहाँ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं या पीछे में आ जाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे में आ रहे हैं और नए वाले ऊपर में आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में होता है। इसका मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि मेन एक्सिस जो है ये कभी एंड नहीं कर सकता, ऐसे ग्रो करते रहेगा। दूसरा ये है कि फ्लावर्स का मैंने बता दिया कि जितने पुराने वाले फूल होते हैं वो नीचे होते हैं और नए वाले फूल ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन है, मस्टर्ड या गुलमोहर का पौधा। दूसरा जो टाइप है वो आ जाते हैं हम किसमें, साइमोज में या परिमित पुष्पक्रम में। क्या होता है सर ये, जरा बताना। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई फूल का पेड़ है जिसमें डाली वो बढ़ती चली जाए और फूल इसके किनारे किनारे आए तो वो कहलाता है रेसिमोज। लेकिन अगर कोई मान लो पेड़ ऐसा है जिसमें डाली है और डाली के एंड में फूल आते हो, डाली के अगर एंड में फूल आ गया मतलब ये है कि इसके आगे ये ग्रो नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा आ जाता है तो साइमोज कहलाता है, ठीक है। साइमोज मतलब खत्म हो गया मामला। जैसे ये एक फूल देख सकते हो, इसमें क्या है, क्या साइड में आ रहे हैं क्या फूल, नहीं, एकदम लास्ट में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं। तो एंड में आने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साइमोज कह देते हैं। समझ आ गई बात। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही बात यहाँ लिखा गया है। अब मेन बात ये है कि इसमें जो पुराने फूल होते हैं ये ऊपर होते हैं और नए वाले फूल जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। नए फूल यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में है और पुराने फूल ऊपर हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है जस्ट ये रेसिमोस के। ये उनके उदाहरण लिखे हुए हैं सबके, सबकी ये कैटेगरी है। रेसिमोज के अंदर में भी कैटेगरी होती है, साइमोज के अंदर में भी कैटेगरी होती है और स्पेशल के भी अंदर कैटेगरी होती है। तो आपको ये सारे नहीं याद रखने, आपको सिर्फ ये एक दो याद रखने। जैसे रेसिमोज के एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड, रेडिश, बनाना, ठीक है, सनफ्लावर, ये उसके एग्जाम्पल है। साइमोज का उदाहरण कौन है, जासमीन और चाइना रोज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइमोज का याद रखना है आपको। खूब मन हो तो ये सब टाइप में एक रेसिम याद रखना और एक स्पाइक याद रखना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। स्पेशल टाइप में 3 ऐसे टाइप होते हैं फूलों के, जैसे साइथियम, वटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तुलसी में जो होता है वो स्पेशल टाइप होता है। ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, देखो फ्लावर और बाकी जो पार्ट है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन आएगा वहां देखेंगे। फल भी वहीं पढ़ेंगे, फ्रूट वगैरह वहां पर हम कवर करेंगे, सीड वहीं कवर करेंगे। दूसरा चैप्टर आ जाता है आज का, वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा समझना। तुम्हें मैंने आपको बताया था कि सेल यानी कोशिकाएं सबसे छोटी इकाई है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। अब ये सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बना लेते हैं, कोशिका बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट में भी कोशिका होते हैं, वो भी जीव है, हम भी जीव है। तो उन कोशिकाओं को, जो पेड़ पौधे हैं उनके कोशिकाओं को दो अलग अलग मेन हिस्सों में बांटा गया है। एक का नाम है अस्थाई और दूसरे का नाम है विभज्योतिकी, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्या होता है सर, कैसे होता है, हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले उठाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। नाम से ही पता चल रहा है, विभाज्योतक, विभाज्योतिकी या विभाज्योतक। विभाज्योतक मतलब क्या होता है, जो विभाजन कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू होते हैं, ये ऐसे उत्तक होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो बार बार डिवाइड कर करके एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे करके अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह देते हैं, पहली बात। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं या थोड़ा डिस्क्रिप्शन जान लेना क्या होता है। जैसे सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन इसमें कंटिन्यू होता है, तभी तो डिवीजन होगा। सेल वॉल जो होता है, एक बात बताओ, जब इसको टूटना है बार बार तो सेल वॉल क्या होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, पतला होगा, ठीक है। तो पतला होता है और इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है क्योंकि डिवाइड करना है तो बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होगा तभी तो दान करोगे, गरीब आदमी क्या दान करे। तो इसके पास न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है। और वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल नहीं होता है इसमें, लगभग एब्सेंट होता है, ये बहुत छोटा होता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि डिवाइड करना है, सबको देना है, ठीक है, सबको साइटोप्लाज्म देना है। जब सेल अलग अलग देंगे तो साइटोप्लाज्म भी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं। फंक्शन की बात करें तो ये मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेड़ पौधों के। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के आधार पर 3 अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो, जो सबसे टॉप या सबसे किनारे पर होता है ना, जैसे रूट के टॉप पे, ये जो रूट का टॉप आपको दिख रहा है, ये रूट का सबसे किनारे वाला हिस्सा है, ये शूट का सबसे किनारे वाला हिस्सा है। तो जो एपेक्स पर है उसको हम एपिकल कह देते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा ये है,
जो साइड साइड में है, जो साइड साइड में है, पेड़ के साइड साइड में, उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कह देते हैं। और तीसरा है कि ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में अगर कोई स्टेम है जो डिवाइड कर रहा है, वो कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर लिखा गया है तीनों का तीनों, एपिकल जो एपेक्स पर है, ठीक है, या टिप पर है, और लेटरल क्या है जो साइड साइड में है, और इंटरकैलरी क्या है जो बीच में है दो नोड के, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर ये रूट और शूट के टिप पर है तो क्या करेगा, उसका ग्रोथ कराएगा, लंबा चौड़ा मतलब लंबाई बढ़ाएगा उसके, तो इंक्रीज लेंथ, लंबाई बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या कर देता है, इंटरकैलरी से पहले लेटरल समझो, लेटरल क्या कर देता है, जब साइड साइड में है, पेड़ के साइड साइड में है, तो इसको मोटापे को बढ़ाएगा। पेड़ के मोटापे को कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है, जिसको हम कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में कह देते हैं, वो इसी का पार्ट होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, ये भी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, जैसे ग्रास में, जैसे बम्बू का पौधे में भी आप देखोगे, पेड़ में देखे होंगे। तो यहाँ पर एक समरी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने होते हैं उसका काम क्या होता है, ग्रोथ का काम होता है, नए सेल बनाने का काम होता है, हीलिंग और रिजेनरेशन का काम होता है, ठीक है। अब पहला पार्ट जब हमने देख लिया, जरा हम परमानेंट टिश्यू को समझ लेते हैं। परमानेंट टिश्यू नाम से पता चल रहा है सर, ये अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक मतलब इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता होगा, चुपचाप पड़ गए हैं, मरे हुए हैं। तो ऐसी कोशिकाएं या ऐसे ऊतक जिनमें ग्रोथ नहीं हो, डिवीजन नहीं हो, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। कब, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइड करता रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भैया, थक जाएंगे, कितना लड़ोगे, हाथ पांव मारोगे। जब थक जाते हैं तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते लगते हैं। और ये क्या हो जाता है, तब तक डेड हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। और इसके अगर मेन थोड़ा सा फीचर के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करें तो समझना कि सेल डिवीजन नहीं होता है, पहली बात। सेल वॉल जब डिवीजन ही नहीं हो रहा तो सेल वॉल मोटा होगा, जस्ट उसका उल्टा लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का बना होता है, लिग्निन एक तरह का केमिकल होता है, उसका बना होता है। वैक्यूल कैसा होता है, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है। जब मर ही गया है तो खाली जगह किसी चीज से भर दे, हवा भर दी, वैक्यूल भर दिया। न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है या एब्सेंट होता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करना ही नहीं है। और फंक्शन इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये तीन काम होते हैं मेनली। अब इस परमानेंट टिश्यू को दो मोटे मोटे वर्गों में बांटा गया है। पहले का नाम है सरल अस्थायी ऊतक, या इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे का नाम है जटिल अस्थायी ऊतक, या हिंदी में कह देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाम से पता चला बिल्कुल सिंपल होता होगा, तो सिंपल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर उसमें एक ही तरह के कोशिका से बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही तरह के कोशिका से बना हुआ है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तीन अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है, देखो जितना तुम्हें जरूरत है ना बेटा, मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उतना ही समझा रहा हूँ। तो पेरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोर करना, ठीक है, फूड वगैरह को, मिनरल को, सबको स्टोर करना और फोटोसिंथेसिस कराना। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का मेन काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों के लचीलेपन में मदद करना, उसको सपोर्ट करना। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, रिजिडिटी देना, मतलब पेड़ को हार्ड बना के रखना। तीनों का अलग अलग काम है, हम तीनों को जरा एक एक करके समझने की और कोशिश करते हैं डिटेल में। तो पेरेन्काइमा जैसे आपको पता है कि एक तरह का लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल, और इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला होता है, ठीक है। दूसरा यह है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मतलब दो कोशिकाएं जो इसकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह दिख रहा है आपको, ये सारे पेरेन्काइमा सेल हैं, इन सब के बीच में आपको खाली जगह दिख रहा होगा। तो पेरेन्काइमेटिक सेल्स के बीच में, कोशिकाओं के बीच में खाली खाली जगह दिख जाते हैं हमारे को। उसके अलावा बात करें तो ये क्या कर देता है, खाना वगैरह जमा करता है, मिनरल वगैरह जमा करके रखता है बेचारा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि खाना बना रहा है, कि भाई साहब अगर घट गया तो फिर क्या करेंगे ये लोग, इसी की जान लेंगे। तो वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और इसके अलावा एक और काम करता है, पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं जो जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, उनको तैरने में मदद करता है, पेड़ के उनके ऊपर रहने में, पानी के ऊपर आने में मदद करता है ये, ठीक है। और ये अभी हम देखेंगे, मीसोफिल नाम का एक जगह होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, मेनली मीसोफिल में, उसके अलावा हर जगह पाया जाता है, और ये लूजली अरेंज होता है, बस इतना ध्यान रखना आपको। अनस्पेशलाइज सेल होता है। इसी पैरेन्काइमा के अलग अलग कई सारे कैटेगरी हैं, जो दो मेन कैटेगरी है वो ध्यान रखना है। पहला है क्लोरेनकाइमा और दूसरा है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की अगर बात करें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लोरेनकाइमा में बैठा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट बैठा है तो वो क्या करवाएगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या हो जाएगा, वहां खाना बनेगा। तो क्लोरेनकाइमा क्या करता है, खाना बनाने में पेड़ पौधों को मदद करता है।
दूसरा है एरेनकाइमा, एरन में एयर लगा हुआ है, तो एयर लगा होगा तो क्या होगा, इसमें एयर के सैक्स बने होंगे, मतलब बैलून जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। अब बैलून वाला स्ट्रक्चर क्यों दिखेगा, क्योंकि जब कोई पेड़ पौधा अगर पानी में होगा तो उसको ऊपर तैरने के लिए इसी बैलून की जरूरत होगी मेरे भाई। जैसे तुम जाते हो तो लेके जाते हो ना कुछ टायर वगैरह फूला हुआ वैसा उस टाइप का, तो इसके लिए वो सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है एरेनकाइमा। ठीक है, बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन हो तो बस वाटर पेरेनकाइमा देख लेना। ये क्या कर देता है, पेड़ जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे उससे पाया जाता है। वही सारे इन तीनों के अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब दूसरा टाइप देख लो, पहला हमने पेरेनकाइमा देख लिया, दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, हिंदी में भी कोलेनकाइमा ही कहते हैं। तो ये भी लिविंग सेल होता है और अनइवनली ये थोड़ा थिक होता है, इसका जो कॉर्नर होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और इसके कोशिकाओं के बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और साथ में क्या काम कर देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे पेड़ पौधे को मुड़ना है, झुकना है, इन सब में कौन मदद करता है, कोलेनकाइमा मदद कर देता है। ठीक है, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। टेंड्रिल वगैरह जो बनता है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है। तीसरा पार्ट है वो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेड सेल होता है, स्टार मार्क कर लो। स्क्लेरेनकाइमा मतलब मर चुका है, ऐसा सेल है जब मर गया है तो वो थिक होगा, मोटा होगा, और लिग्निन का दीवार बना है उसका, किसका, लिग्निन का, और इसके कोशिकाओं के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। दो फॉर्म होते हैं, एक फाइबर और स्क्लेरॉइड, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। अब जब ये मजबूती से बाहर में खड़ा है, तुम देखते हो ना जैसे पेड़ के बाहर में क्या है, उसके छाल दिखाई देता है हमारे को, तो वो स्क्लेरेनकाइमा का टाइप होता है। वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, मतलब हार्ड बना के रखता है पेड़ पौधों को। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है स्क्लेरेनकाइमा का वो है, जो आप नारियल का छिलका देखते हो, कोकोनट हस्क देखते हो, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही उतना हार्ड होता है। समझ आ गई बात। और भी है बट सबसे मेन एग्जांपल है कोकोनट हस्क। ठीक है, अब आते हैं, जरा हम सिंपल देख लिया परमानेंट टिश्यू, अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वो एक ही तरह के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये कई सारे कोशिकाओं या अलग अलग कोशिकाओं के प्रकार से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। खूब पढ़ा होगा आपने। जाइलम का मेन काम क्या है, जाइलम का मेन काम है कि जमीन से जो जड़ें हैं उन जड़ों के द्वारा पानी को लेना और पूरे पार्ट में पानी को पहुंचा देना। ठीक है, तो ये यूनिफ्लो होता है, मतलब एक ही रास्ते से आता है, मतलब नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। जाइलम का काम यही है। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों से, ठीक है, पत्तियों से खाना जो पत्तियों में बन रहा है उसको लेना और पूरे पार्ट में पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों साइड में काम करता है फ्लोएम। आगे बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा और आगे आते हैं। जरा एक सेकंड रुकना, पानी ले लूं थोड़ा। एक एक करके दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहला जाइलम, उतना ही पढ़ेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को जड़ों से लेना और उठा करके पूरे पेड़ पौधों में पहुंचा देना। मेन काम पानी का सप्लाई है, मिनरल का सप्लाई है, दोनों सप्लाई करता है वो। अब इस जाइलम के ना अलग अलग क्या है, एलिमेंट से अलग अलग पार्ट है। एक का नाम है ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर और पेरेनकाइमा। कैसे है जरा देखना, यहाँ देखना। ये जाइलम को हमने जूम किया, जूम करके देख सकते हो, चार पार्ट दिख रहे होंगे तुम्हें। एक का नाम है जाइलम पेरेनकाइमा, ये बिल्कुल साइड साइड में दिख रहा होगा आपको। एक का नाम है जाइलम वेसल, वेसल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तीसरे का नाम है ट्रैकिड, ये सबसे साइड में दिख रहा होगा, वो ट्रैकिड कहलाता है। और सबसे लास्ट में आता है फाइबर, जाइलम फाइबर। तो ये चार मेन पार्ट होते हैं जाइलम के। अब इनके क्या काम है सर, समझना। ट्रैकिड का जो काम है वो है टी से ट्रैकिड, टी से ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पानी और मिनरल्स, बस यही इसका काम है। कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, दूसरा है वेसल। वेसल की बात करें तो इसका मेन काम है, मेन पाथवे ये होता है जिससे पानी का हम कंडक्शन करा देते हैं, पानी नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हैं। मेन पाथवे ये वेसल ही होता है। तीसरा काम होता है जाइलम फाइबर, ये क्या कर देता है, पेड़ पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इन तीनों में एक कॉमन बात है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, टीवीएक्स में। टीवीएक्स में क्या, टीवीएफ याद रखना, टी, वी और एफ, मतलब ट्रैकिड, वेसल और फाइबर। ये जो टीवीएफ है, इसमें ये तीनों के तीनों क्या है, डेड है, मरे हुए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद ये मर जाते हैं। एक पार्ट ऐसा है जिसका नाम है जाइलम पेरेनकाइमा। वो क्या होता है कि वो मैच्योर होने के बाद भी लिविंग होता है। लिविंग होने का मतलब है कि वो, उसमें कई सारे एक्टिविटीज होते रहती हैं। जैसे वो खाने को स्टोर कर लेता है, ठीक है, उसके अलावा
पानी वगैरह को कंडक्ट कराने में वो मदद कर देता है, स्टार्च को स्टोर करता है, स्टेनिन को स्टोर करता है, ये सारे काम, ये सारे पार्ट करते हैं जाइलम के। अब जाइलम देख लिया हमने तो थोड़ा लगे हाथ फ्लोएम भी समझ लेते हैं। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम का मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, पत्तियों से क्या करता है, जो खाना बन रहा है उस खाना को लेता है और जितने भी पेड़ के पौधे के पेड़ के जितने पार्ट हैं उन सब में पहुंचा देता है। अब जैसे जाइलम के 4 पार्ट थे, इसके भी 4 अलग-अलग पार्ट होते हैं। कैसे हैं जरा देखना, यहाँ पर आ जाओ। इसका भी हमने क्या करा है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, इसका भी हमने ज़ूम करके फ़ोटो निकाल लिया है। तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला देख सकते हो आप, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाता है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार ध्यान में रहेगा तो एग्ज़ाम में कभी आ जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तुमसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, जाइलम का, फ्लोएम का? तो ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर और चौथा होता है सीव ट्यूब, ठीक है? कौन? पीसीपीएस, पीसीपीएस ऐसे याद रख सकते हो, पीसीपीएस। अब देखो, एक-एक करके हम थोड़ा समझते हैं। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब सबसे पहले क्या कर देता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या ये ट्रांसपोर्ट करेगा? अगर ये फ्लोएम है तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? पत्तियों से लेकर के हर पार्ट में सीव ट्यूब काम करता है। लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेनियन सेल की बात करें तो ये कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है सीव ट्यूब को, ठीक है? मतलब ये इसके सहपाठी हैं, इसको सपोर्ट करते रहते हैं। और कंपेनियन सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है सुक्रोज को लोड करना और अनलोड करना। एक जगह से लोड करता है, दूसरी जगह जहाँ जरूरत है वहां पर अनलोड कर देता है। और इस सीव ट्यूब के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना है आपको। जबकि कंपेनियन ट्यूब के पास न्यूक्लियस होता है, इसके कोशिकाएं जो होती हैं वो न्यूक्लियस से बनी हुई होती है, उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पार्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये खाना फूड स्टोर करता है, लेटरल सपोर्ट देता है, साइड साइड से सपोर्ट देता है। मेनली जो ये है, ये डाइकोटिलेटन्स प्लांट है, उनमें प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है और इकलौता ऐसा सेल है जो कि डेड होता है। जैसे उसमें इकलौता एक ऐसा सेल था जो लिविंग था, इसमें ये इकलौता सेल है जो डेड होता है, बाकी तीनों लिविंग होते हैं, ठीक है? कौन? फ्लोएम फाइबर। अब थोड़ा समझ लो सिंपल और परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में से दोनों में बेसिक अंतर क्या है। सेल टाइप बताया था मैंने कि सिंपल परमानेंट है, एक तरह के कोशिका से बना है। कॉम्प्लेक्स वाला एक से ज्यादा तरह के टाइप से बना हुआ है। इसका सिंपल वाले का क्या काम था? सपोर्ट देना, स्टोर करना और स्ट्रेंथ देना। कॉम्प्लेक्स वाले का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट कराना। सिंपल वाले के एग्जांपल हमने देखा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल देखे, जाइलम और फ्लोएम। बस इतनी सी बात हो गई। अच्छा, एक बात याद रखना है, कई सारे जाइलम होते हैं जो पहले बनते हैं, तो जो जाइलम पहले बनते हैं उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटो मतलब पुराना, तो जो पुराना बना है उसको प्रोटोजाइलम, पहले बना होगा। और ये जो जाइलम होता है ना, हम देखेंगे ये कहाँ होता है, ये बीच में होता है, पुराना वाला बीच में होता है। और ये जो नए वाले हैं ना, ये नए वाले किनारे किनारे होते हैं, मतलब साइड में होते हैं, ठीक है? जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कह देते हैं, या दूसरा नाम है मेटाजाइलम, ठीक है? इसके अलावा इन दोनों के अरेंजमेंट को, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट को या जाइलम के अरेंजमेंट को हम इंडार्च कह देते हैं। क्या कहते हैं? इंडार्च कह देते हैं। एक शब्द आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या होता है सर डेंड्रोक्रोनोलॉजी? तुमने सुना होगा कि पेड़ पौधे कितने पुराने हैं, वो जानने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें रिंग काउंट कर देते हैं, ठीक है? इसमें रिंग बने होते हैं, वो हम काउंट कर देते हैं, साइंटिफिक मेथड होता है। इस रिंग को काउंट करने से एक साल में एक रिंग तैयार होता है, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, जो जो प्रोफेशनल उनको पता है। तो उस रिंग के हिसाब से हम पेड़ का एज पता कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कह देते हैं। समझ आ गई बात? ये हो गया दूसरा चैप्टर तुम्हारा खत्म। तीसरा चैप्टर आज का हम आ जाते हैं, वह एनाटॉमी ऑफ प्लांट। अब एनाटॉमी का मतलब समझ लो। एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल, जैसे एनाटॉमी तो इंटरनल, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब तुम पढ़े, जैसे मार्फोलॉजी में बाहर के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में अंदर के स्ट्रक्चर। अब हम अंदर घुस गए हैं पेड़ के अंदर, जरा बाहर से जान लेते, अब अंदर से भी जान लेते हैं, ठीक है? अब अंदर में क्या क्या होगा, उसकी कोशिकाएं, उसके कोशिका का सिस्टम, ठीक है? ऑर्गन क्या क्या है, ये सारी बातें होंगी, ठीक है? मेन ऑर्गन जरा हम समझेंगे, रूट के अंदर क्या है, स्टेम के अंदर क्या है, लीफ के अंदर क्या है, ये 3 चीजों के अंदर क्या क्या है, वो बातें हम जानेंगे। अच्छा, अगर हम इंटरनल एनाटॉमी की बात करें तो 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू, एक होता है ग्राउंड टिश्यू, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू। देखो, जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ठीक है? ये रॉड शेप का है, मान लो एक रॉड शेप का एक टिश्यू है। ये जो बाहर वाला परत है ना, इस बाहर वाले परत को एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, पहली बात। दूसरा, मान लो इसमें से पाइप जा रहा है, जैसे तुमने देखा ना जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, पाइप होते हैं। तो जब कोई पाइप जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अच्छा, जब ये पाइप गया और ये पूरा का पूरा ऐसे था सिलेंडर जैसा, और इसके बीच से क्या चला गया, पाइप चला गया, तो बाकी खाली स्पेस होगा। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए जो टिश्यू आ जाते हैं, टिश्यू बने हुए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। समझ आ गई बात?
इनके सारे फंक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, हम आगे देख लेते हैं। चलो, अब एक-एक करके हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले रूट के एनाटॉमी को समझते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बस बेसिक देख लो। तो रूट के एनाटॉमी की अगर हम बात करें, ये हो गया मान लो रूट। तो रूट के बाहरी परत को, बाहरी स्ट्रक्चर को हम एपिडर्मिस कह देते हैं। इसलिए एपिडर्मिस कहते हैं, एपी का मतलब होता है बाहर और डर्मी का मतलब होता है स्किन या जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम कह देते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर है और इसी एपिडर्मिस वाले पार्ट में क्या देखने को मिलता है, रूट हेयर। जो आपको जड़ों के ऊपर ऐसे पतले-पतले रेशेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, वो एपिडर्मिस में होता है। दूसरा होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब कोशिकाओं के बीच में स्पेस देखने को मिलता है। तीसरा पार्ट है एंडोडर्मिस। बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये अंदर के पार्ट को बनाने में मदद कर देता है। पेरिसाइकिल और वेस्कुलर सिलेंडर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्कुलर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। अब मोनोकॉट रूट में तुम्हें पता है कि जाइलम और फ्लोएम का एक रिंग देखने को मिलता है, लेकिन डाइकॉट में क्या होता है, जाइलम जो होता है वो एक्स शेप का होता है या स्टार शेप का होता है और जो खाली जगह होता है वहां पर फ्लोएम भरा हुआ होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया रूट। रूट में इतना ही जानना, तो उससे ज्यादा मत जानो। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम की अंदर में जब जाके देखा जाता है तो 5-7 पार्ट होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, पीथ। जरा यहाँ पर देखना, फोटो लगा है। ये हमने स्टेम को काट लिया है। मान लो ये पूरा का पूरा पेड़ था, पूरा का पूरा पेड़ था। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे काट लिया। काट दिया, अब हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है। पहला वाला स्ट्रक्चर देखना, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो ऐसा दिखता है। सबसे बाहरी वाले स्ट्रक्चर को हम कह रहे थे, जो बाहर की दीवार है उसको एपिडर्मिस, ठीक है। और उसके जस्ट अंदर होता है हाइपोडर्मिस और उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स। और सबसे अंदर वाले पार्ट को एंडोडर्मिस। ये 4 पार्ट खत्म हो गए। ये चारों पार्ट मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये बाहर का लेयर। ये देख रहे हो आप, ये बाहर का लेयर है। बाहर का, चलिए, जैसे स्किन के अंदर में 2-3 लेयर दिखाई देते हैं ना, वैसे ये पेड़ के स्किन है। 4 लेयर दिखाई दे दिया आपको। इसके ठीक नीचे होता है पेरिसाइकल। क्या होता है, पेरिसाइकल, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस पेरिसाइकल के नीचे यानी अंदर की तरफ हम घुस रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ हम घुस रहे हैं, ठीक है। तो पेरिसाइकल के जस्ट अंदर क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये है फ्लोएम। इस फ्लोएम के अंदर जो दिखाई देगा आपको, एक और लाइन होगी, इसको हम कैम्बियम कह देते हैं, ठीक है। अब इस कैम्बियम के अंदर क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा और अंदर जाए तो ये हिस्सा को पार्ट काट करके निकाल लो। ये जो एक हिस्सा है तुम्हारे पेस्ट्री का, इसको हमने काट करके यहाँ साइड में निकाल लिया। अब इस साइड में निकालने के बाद देखोगे तो सबसे बाहर की तरफ ट्राइकोम, ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। और उसके अंदर क्या था, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के जस्ट नीचे क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम के जस्ट नीचे होता है कैम्बियम और कैम्बियम के अंदर अंदर की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है क्योंकि हम इधर अंदर की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और बाहर की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर क्या हो जाता है, ये हो जाता है वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों देखने को मिलता है। और सबसे सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं पिथ। क्या कहते हैं, पिथ। ये जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है आपको सेंटर में, इसको हम पिथ कह देते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेम का आपको एनाटॉमी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो, अब थोड़ा हम लीफ का एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। लीफ का अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ देते हैं, ठीक है। समझना यहाँ पर, यहाँ देखो, ये है पत्ती। ये पूरा का पूरा पत्ती, जैसे दिखा रहा हूं वैसे देखना। ये पत्ती है। पत्ती का हमने सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया, काट लिया है और काट करके हमने जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। थोड़ा समझना, ये ऊपर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। बाहरी परत है, 2 परतें दिखाई देती है, एक ऊपर से परत, एक नीचे से परत। और थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है, बिल्कुल हल्का सा मोटा दिखाई देता है पत्ता, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो बहुत मोटा है, ठीक है। तो ये मोटापा वाला एरिया, हमने पूरा मोटापे को देखा है अच्छे से, समझना। सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला बाहरी वाला पार्ट कौन होगा, एपिडर्मिस होगा। ऊपर है तो अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला बाहरी पार्ट है वो लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक हल्का सा परत सा लगा हुआ होता है, जिसको हम क्यूटिकल कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। हल्का सा एक ऑयली लेयर बना हुआ होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह दिए, क्यूटिकल। अब इस एपिडर्मिस से, अपर एपिडर्मिस से जस्ट अंदर की तरफ जब तुम जाओगे तो वहां पर देखने को मिलता है एक सेल, जिसका नाम है मीसोफिल। मीसोफिल इसलिए क्योंकि ये बीच में है, मिडिल में है, तो मीसोफिल कहलाता है। तो जस्ट अंदर की तरफ क्या मिलता है, पेलिसेड मीसोफिल, और उसके जस्ट नीचे मिलता है स्पंजी मीसोफिल, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, लोअर एपिडर्मिस से, उस लोअर एपिडर्मिस से 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या, एस्टोमा देखने को मिलता है, स्टोमाटा जिसको तुम कहते हो, वो देखने को मिलता है। उसके पास में गार्ड सेल देखने को मिलता है, ठीक है। और इस स्पॉन्जी मेसोफिल में क्या देखने को मिलता है, जाइलम और फ्लोएम, जिसको तुम वेस्कुलर बंडल कह देते हो, दोनों को एक साथ में
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पंजी मेसोफाइल में प्रेजेंट होता है। एक-एक करके जरा हम एक-एक इसके पार्ट को जानते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन बताया मैंने? क्यूटिकल, सबसे बाहर वाला। ये आउटर सरफेस है, जस्ट बाहरी परत है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी एपिडर्मिस के। इससे क्या हो जाता है? पानी वगैरह जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने में ये मदद कर देता है। ये वैक्सी होता है, मतलब ऑयली होता है, थोड़ा-सा वाटर प्रूफ लेयर होता है। दूसरा क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस यानी ये वाला लेयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ये वाले लेयर की। तो अपर एपिडर्मिस अपर मोस्ट लेयर है और ये क्या करता है? लाइट को अंदर जाने में मदद कर देता है, अलाउ करता है, जो भी लाइट आ रहा है ऊपर से, ठीक है? सो जैसे तुम एक अपना पाम उठाओ, हथेली उठाओ, तो 2 लेयर बनेंगे ना, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो वैसे ही पत्ती को समझ लो। एक जो लाइट ऊपर से आएगा, तो वो हो गया तुम्हारा अपर एपिडर्मिस, ठीक है? जिस पर लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, वो अपर एपिडर्मिस। बाकी नीचे की तरफ जो छाँव में रहता है, वो लोअर एपिडर्मिस है। उसमें क्या-क्या देखने को मिलता है? स्टोमाटा और ये सारी चीज़ें। तो अपर एपिडर्मिस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जस्ट नीचे क्या है? पेलिसेड मेसोफिल। तो पेलिसेड मेसोफिल में अगर हम बात करें, तो मेन साइट है, स्टार मार्क कर लो, जो सबसे मेन पार्ट है वो है पेलिसेड मेसोफिल। याद रखने का तरीका, इसमें भी पी है और फोटोसिंथेसिस में भी पी है। तो फोटोसिंथेसिस का मेन जो फोटोसिंथेसिस होता है जहां पर पत्तियों में, वो पेलिसेड मेसोफिल ही है। मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। क्यों होता है यहाँ पर? इस पेलिसेड मेसोफिल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है, तुम्हें पता है। बस इतना याद रखना, यहीं से सवाल पूछा जाएगा, पेलिसेड से। इसके अलावा 2-3 पार्ट और हैं, जरा उनको भी समझ लो, ठीक है? तो एक है स्पंजी मेसोफिल, ठीक है? उसके जस्ट नीचे था स्पंजी मेसोफिल। तो स्पंजी मेसोफिल का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करता है और हल्का-फुल्का फोटोसिंथेसिस भी करा देता है। और इसके जो सूल सेल होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, जबकि जो पहला था पेलिसेड वाला, उसके बहुत ज्यादा क्लोज अरेंज होते हैं सेल। पांचवा पार्ट है वह वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल हालांकि मेसोफिल में ही पाया जाता है, इसी वाले में, इसी स्पंजी मेसोफिल में ये पाया जाता है, जहां पर क्या-क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। अब जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको डिटेल में बता दिया, तो मैंने वापस से यहाँ पर उनके फंक्शन नहीं बताए हैं। सबसे नीचे वाला परत होता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस सबसे नीचे वाला लेयर होता है। इसमें पाया जाता है स्टोमा या स्टोमेटा और गार्ड सेल। स्टोमेटा क्या है? जो पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र दिखाई देंगे आपको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो। उस छिद्र से क्या हो जाता है? गैस और वाटर वो क्या कर देते हैं? बाहर निकाल सकते हैं और अंदर जब जरूरत है तो ले सकते हैं। ये किससे होता है? स्टोमेटा से होता है, ठीक है? ये कहाँ पाया जाता है? लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। स्टार मार्क कर लो भाई, यही पूछा जाता है, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। इनका काम मैंने बता दिया, गैसियस एक्सचेंज का, ट्रांसपिरेशन का काम है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि अगर इनका होल है, यहाँ पर छेद बने हुए हैं इनके पत्तियों में, ठीक है? तो कभी भी ये चाहे तो पानी इसमें से बाहर इसको फेंक सकते हैं, ठीक है? फेंक सकते हैं, या हवा कोई भी गैस अंदर ले सकते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए कोई और भी पूछ सकता है बहाना बना करके। तो इससे बचाने के लिए वहां पर बैठे हैं गार्ड साहब। उन गार्ड साहब का नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेटा कब खुलेगा, कब बंद होगा, कितना पानी जाएगा अंदर, कितना बाहर आएगा, कितना गैस बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा, इन सबको कंट्रोल करने का काम गार्ड करता है। समझ आ गई बात? तो ये सारे पार्ट हमने देख लिए, खत्म हो गया। अब इसके बाद एक दो टर्म और समझ लो, ठीक है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? हिंदी में कह देते हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो तुमने देखा होगा पत्तियों के आसपास या पेड़ पौधों के आसपास थोड़ा सा ठंडक सा महसूस होता है। क्यों होता है ठंडक सा महसूस? तो पत्तियों से क्या हो जाता है ना, जैसे पानी वगैरह जा रहा है पेड़ में, तुम्हें पता है पानी का सप्लाई जड़ से जा रहा है पूरे पेड़ में, और सबसे लास्ट में कहाँ? पत्तियों तक पहुंच रहा है। तो पत्तियों तक पहुंचता है तो तुम्हें पता है कि एक समय के बाद तुम भी पानी पीते हो तो उसको एक्सक्रीट करते हो, बाहर निकालते हो, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। तो पर पेड़ पौधा भी वैसे ही करते हैं। ये कैसे निकाल लेते हैं? अगर भाप के रूप में निकाल दे पानियों को, पत्तियों से भाप के रूप में निकाल ले, तो वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। देख रहे हो आप? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी भाप के रूप में, जल वाष्प के रूप में ये पत्तियों को निकाल रहे हैं। भाप नहीं, जल जल वाष्प के रूप में, ठीक है? तो उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये कैसे होता है? एस्टोमेटा से होता होगा, ठीक है? एस्टोमेटा से होता है, कई बार क्यूटिकल से भी हो जाता है, लेंटिकुलर से भी हो जाता है, लेकिन मेनली कहाँ से होता है? वही लिखा है 90% जो होता है ये कहाँ से होता है? एस्टोमेटा से। जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए वहां से हो जाता है। अब थोड़ा दो तीन बातें यहाँ पर देखने वाली है, क्या है? तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, जैसे इवापोरेशन हो जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो कम होता है ये वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कम होता है। हवा ज्यादा बहता है तो ज्यादा होता है ट्रांसपिरेशन। लाइट ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा, ठीक है? और पत्ती का सरफेस ज्यादा बड़ा होगा इसीलिए तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। इसीलिए तुम देखे होगे कि जो भी रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां काफी छोटी होती है। क्यों? ताकि वो पानी को बाहर निकलने से बचा सके। वो जितना बचा सकते हैं पानी उनके लिए फायदेमंद है। अब दूसरा एक शब्दावली होता है वो है गटेशन। गटेशन की बात करें हिंदी में होता है स्रव या घटेशन, ठीक है? ये क्या कह देता है? देखो इसमें भी वही होता है, पानी बाहर आता है, पत्तियों से ही बाहर आता है, लेकिन
ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है, उसमें किस में आ रहा था, वाष्प के रूप में आ रहा था। इसमें तुमने देखा होगा जैसे टमाटर वगैरह के पेड़ पौधे अगर तुमने कभी देखे हो, तो जब तुम सुबह जाओगे ना तो होता क्या है, उस पेड़ के ऐसे जो टिप है, इस टिप पत्ती के टिप पर एक बूंद पानी पड़ा होता है। तो जब ये पेड़ के अंदर से निकला हुआ होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो पेड़ के अंदर से निकलता है, जब बूंद के रूप में पानी बाहर आ रहा है तो उसको हम गटेशन कह देते हैं। कारण क्या हो जाता है, ये मेनली रात में होता है जब ट्रांसपिरेशन काफी कम हो जाए, ठीक है, धूप नहीं आ रही है, हवा नहीं चल रही है, ये सारी चीजें हो रही है, मॉइस्चर काफी हाई है, तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो जब वो घट जाएगा लेकिन पानी अंदर ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए फिर गटेशन होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, रूट प्रेशर के लिए किया, रूट प्रेशर के द्वारा किया जाता है, जो जड़ से आ रहा है ना पानी, उससे जो प्रेशर बन रहा है उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। उसके अलावा कुछ और बातें जान लो, जैसे कुछ टिश्यू जो तुमने देखे, क्वार्क, लेटिफर, ट्राइकोम्स, ये सारे तो मैंने बता दिए। हाँ, रूट्स की अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स, मोनोकॉट में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। डाइकोट में जो मैंने बताया आपको, जाइलम कैसा होता है, एक्स रूप में होता है, और स्टेम की बात करें वस्कुलर बंडल होता है। लीफ क्या हो जाता है, मोनोकॉट में पैरेलल होते हैं, डाइकोट में रेटिकुलेट होते हैं। पीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, और डाइकोट में प्रेजेंट होता है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही था। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। देखो जैसे क्लास एक दिन नहीं हुई तो मैंने आपको एक साथ 3 चैप्टर खत्म करा दिया बहुत कम समय में, तो हम बहुत आसानी से सारी चीजें कवर करेंगे और अच्छे डिटेल में चीजें कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। करते रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर से कुछ भी तुमसे पूछा जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, लूसेंट, कुछ भी इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कोई भी अदर बुक रेफरेंस के लिए मत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ लो, इसको रिविजन कर लो, मोर देन इनफ है। जो भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या दिल्ली पुलिस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप इसको देख पढ़ करके और एग्जाम में बैठ सकते हैं। इवन सीडीएस वाले भी जो बच्चे हैं, जो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो, सीपीओ को भी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपके सारे एनसीईआरटी को मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो हौसला रखिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।